हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका यात्रा पर जाते हैं। यूएस पैनल की तरफ से भारत को नेटो प्लस में शामिल होने की बातें की जाती है। आखिर ये नेटो और नेटो प्लस है क्या? इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? यूएस भारत को नेटो प्लस में शामिल होने के लिए क्यों कह रहा है? भारत का इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रतिक्रिया का क्या बेस है? क्या भारत को सचमुच इसमें शामिल होना चाहिए? भारत के लिए कौन कौन से उचित ऑप्शंस हैं? आइए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। इससे पहले हम लोग इस मसले का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हुआ यूं कि अमेरिका दौरे पर जाने से पहले यूएस हाउस पैनल ने यह सजेस्ट किया कि भारत को नेटो प्लस में शामिल किया जाए। इस पर प्रतिक्रिया के रूप में चाइनीज माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भारत को ज्वाइन न करने की हिदायत दी। इसके तुरंत बाद भारत ने अपना रुख साफ किया कि उसे ज्वाइन नहीं करना है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं, इंडिया इज कैपेबल ऑफ काउंटरिंग चाइनीज एग्रेशन। यहाँ पर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूएस भारत को नेटो प्लस में ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा है। उससे पहले यह देखते हैं कि आखिर नेटो और नेटो प्लस क्या है। नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसके कुल 31 मेंबर्स हैं। इसमें मुख्य रूप से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। यह एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है, आर्म्ड अगेंस्ट वन शैल बी कंसिडर्ड एज आर्म्ड अगेंस्ट ऑल। इसका मतलब ये कि किसी भी एक मेंबर देश के खिलाफ अटैक को पूरे नेटो के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। आप सभी ने पंचायत सीरीज तो देखी ही होगी। चलिए इसे पंचायत सीरीज के एक सीन से समझते हैं। पंचायत सचिव और उनके सहायक फोटो स्टूडियो पहुंचते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद फोटोग्राफर के गांव के दो लड़कों से उनकी एक मामूली विवाद हो जाता है जो कि ईगो तक पहुंच जाता है। अगले दिन एक दूसरे को देख लेने की बातें होती है। जब सचिव जी अगले दिन फोटो लेने तय समय से देरी से पहुंचते हैं ताकि वे इस विवाद को आगे न बढ़ाएं, लेकिन फोटोग्राफर उन्हें फोटो देने से मना कर देता है। उस फोटोग्राफर का तर्क यह होता है कि चूंकि दोनों लड़के बबलू डब्लू उसके गांव के हैं, इसलिए उनकी लड़ाई भी इन भाई साहब की लड़ाई हो गई है। नाटो का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। किसी भी मेंबर से लड़ाई मतलब पूरे कुनबे यानी नेटो ग्रुप से लड़ाई मानी जाएगी। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या नेटो जैसी और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? तो उत्तर है हाँ। यूएस ने मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशिया के लिए सिएटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 1954 में बनाया था। पाकिस्तान भी सिएटो का मेंबर था। ऐसे में एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में वार हुए, लेकिन यहाँ पर मेरी लड़ाई पूरे कुनबे की लड़ाई क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि यह लॉजिक तब लगता है जब दूसरा पक्ष एग्रेसर हो। खुद एग्रेसर होने पर यह लागू नहीं होता है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हमेशा पाकिस्तान एग्रेसर रहा है। हुसैल बिल्ली पाकिस्तान 1973 में यानी कि 1971 की लड़ाई के 2 साल बाद सिएटो को लेफ्ट कर देती है। अब फिर सवाल उठता है कि जब नेटो ये है तो नेटो प्लस क्या है? इसमें नेटो के पुराने मेंबर्स के अलावा 5 और देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल शामिल हैं। इसी में भारत को जोड़ने के लिए यूएस अपील कर रहा है। अब चलते हैं अगले पिलर की तरफ। यूएस भारत को इसमें जुड़ने के लिए क्यों कह रहा है? यूएस इसके पीछे 2 कारण देता है। पहला, हिमालयन रीजन में चाइना काफी एग्रेसर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी चाइना थमा नहीं था। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और चाइना को हिमालयन रीजन में कंटेन करने के लिए भारत को इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए। इसके अलावा यूएस दूसरा तर्क यह देता है कि इससे ग्लोबल सिक्योरिटी को भी मजबूती मिलेगी। यह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के अग्रेशन को इंडो पैसिफिक रीजन में डेटर करने में मदद करेगा। एक तरह से चाइना साउथ चाइना सी में अपनी दबदबा को मेंटेन करके रखना चाहता है। इसकी वजह से यह रेड डॉट तक अपनी टेरिटोरियल क्लेम करता है। यह बाकी के देशों यानी वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। अब चलते हैं इसके सेंट्रल पिलर पर।
आखिर भारत नेटो प्लस ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है? इसका पहला तर्क यह है कि अगर भारत किसी भी ऐसे अरेंजमेंट को ज्वाइन करता है तो उसकी कैपेबिलिटी क्वेश्चन के दायरे में आ जाती है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि भारत की इंटरनल बैलेंसिंग वीक है। शायद इसलिए भारत को एक्सटर्नल बैलेंसिंग की जरूरत लेनी पड़ रही है। फॉरेन पॉलिसी में पोस्चर से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है। अगर भारत ऐसे किसी भी अरेंजमेंट को हामी भरता है तो उसका पोस्चर वीक दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरा तर्क यह है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी रियलिज्म को फॉलो करती है। उसका एक टूल है बक पासिंग। यूएस चाइना के पॉसिबल थ्रेट को मैनेज करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारत के कंधों पर लादने की कोशिश कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि यूएसएसआर को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के मैन पावर और सऊदी के आइडियोलॉजी का यूज किया था। इससे भारत के पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो यूएसए के काम में डाइवर्ट हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरा तर्क यह है कि भारत पर इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं ग्राहम एलिसन। वे अपनी थ्योरी थ्यूसाइडाइडिस ट्रैप में कहते हैं कि जब भी एस्टेब्लिश्ड पावर को चैलेंज करने के लिए रिविजनिस्ट पावर का इमरजेंस होता है तो वार निश्चित होता है। यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड पावर है यूएसए और रिविजनिस्ट पावर है चाइना। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा अगर भारत नेटो प्लस जैसी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता है तो। वो कैसे? यह एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ है कि भारत चाइना के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाइना से कोसों दूर है। अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में कंफर्ट जोन में है। उसके एक साइड में पैसिफिक ओशियन है तो दूसरे साइड में अटलांटिक, ऊपर से कनाडा जैसा शांत नेबर है। ऐसे में अगर यूएसए चाइना की लड़ाई होती है तो सारा भार भारत को झेलना पड़ेगा। इसलिए भारत जितना दूर रहेगा उतना फायदे में रहेगा। एडिशनली चौथा तर्क है कि यूएसए ऐसी पावर है जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि यूएसए ने अपने एलाइज को धोखा दिया है, चाहे बात वियतनाम की हो या अफगानिस्तान की। दोनों जगह अमूमन एक ही तरह से अपने एलाइज को बिट्रे किया है। अगर भारत ज्वाइन करता है तो संभव है कि काम निकलने के बाद भारत के साथ भी सेम चीज करे। उदाहरण के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट है मार्क हिब्स। उन्होंने अपने हाल के एनालिसिस में कहा है कि यूएसए सीक्रेटली चाइना को पाकिस्तान में न्यूक्लियर कॉमर्स अलाउ कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना से सॉफ्ट एज ले सके। इसलिए यूएसए विश्वास का पात्र तो कतई भी नहीं है। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में यूएसए के रियलिस्ट स्कॉलर हैं मिर्साइमर। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप आखिर हम पर भरोसा कर क्यों रहे हैं? आप अपने इंटरेस्ट पर ध्यान क्यों नहीं देते? इसके अलावा पांचवा तर्क यह है कि न्यू दिल्ली की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती दिख रही है, जिसकी वजह से भारत की इंडिपेंडेंस भी हार्म हो रही है। उदाहरण के लिए रेयर अर्थ मेटल दुनिया के दो मुख्य देशों में है, चाइना और नॉर्थ कोरिया। यूएसए की दोनों से रिश्ते खराब है। अगर भारत यूएसए के कैंप को ज्वाइन करता है तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी हार्म पहुंचाएगा। इसलिए भारत को अपने इंटरेस्ट पे फोकस करते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए किसी भी ऐसे कैंप को ज्वाइन करने से बचना चाहिए। पर्सनली जैसा कि हमने पहले देखा कि यूएसए को भरोसामंद एलाई होना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट हिस्ट्री तो यही कहती है। ऐसे में रसिया जैसे टाइम टेस्टेड एलाई को अपसेट करना कोई अच्छा कदम नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए 1971 में जब यूएसए के तब के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान भारत के खिलाफ 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेजा था, तब इसी रसिया ने काउंटर रिस्पॉन्स के रूप में भारत के समर्थन में फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेजा था। इसलिए ऐसे कदम को भारत से बचना चाहिए। इसके अलावा 7th आर्गुमेंट यह है कि भारत और चाइना के साथ रिलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग अप्रोच यह कहती है कि फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि डिस्प्यूट कम हो, ना कि डिस्प्यूट बढ़े। इसलिए भी भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 8th आर्गुमेंट है कि इट वुड हार्म इंडियाज ग्रेट पावर एस्पायरेशंस। यानी अगर राजनीतिक भाषा में कहे कि अगर राष्ट्रीय नेता बनना है तो छुटभैया नेता जैसे पिछलगू बनना बंद करना होगा। इसलिए वर्तमान में सरकार ने यह
सही डिसीजन लिया कि अपने आप को इससे अलग रखा है। अब चलते हैं अंतिम की ओर कि फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि ग्लोबल सिक्योरिटी से ज्यादा रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को दुरुस्त करें और बॉर्डर डिस्प्यूट के समाधानों की तरफ बढ़ें। दूसरी बात, पीएम मोदी ने 2018 के सेंग्रीलिया डायलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। वे कहते हैं, when nations stand on the principles not behind one power or other, they earn the respect of the world and a voice in international affairs। इसलिए भारत को अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। तीसरी बात, भारत को अपने इंटरेस्ट के प्रति रियलिस्टिक होने की जरूरत है। हमें चाइना से सीखना चाहिए कि कैसे कोल्ड वार के दौरान उसने रसिया और यूएसए दोनों का फायदा उठाया और फ्री राइडर बना। इस दौरान अपने आप को मजबूत किया और जब मजबूत बन गया तो पावर एजल्ट करना शुरू कर दिया। चौथी बात, शिवशंकर मेनन अपनी किताब इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि वर्ल्ड मिलिट्री के लिहाज से यूनिपोलर है, इकोनॉमी के लिहाज से बाइपोलर है और पॉलिटिक्स के लिहाज से मल्टीपोलर है। तो कम से कम भारत को पॉलिटिकल मल्टीपोलैरिटी के साथ तो खड़ा होना ही चाहिए। इसके लिए किसी भी नेटो प्लस जैसी कलेक्टिव डिफेंस की जगह इवन पीस कीपिंग फोर्स जैसी पुलिस एक्शन और कलेक्टिव सिक्योरिटी को सपोर्ट करना चाहिए। पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने इन तीन बातों पर चर्चा की। पहला, व्हाट इज NATO and NATO plus? Second, US narrative asking India to join NATO plus. Third, why did India refuse to join NATO plus? Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can visit my Telegram channel given in the description below. As Dr. Ambedkar rightly says that an idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die. Therefore, it is your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet shortly with a new topic. Since then, God bless you all.